उपाध्यक्ष महोदय, किसान होने के नाते मैं प्रारंभ करूंगा इस बात से कि का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बिमाई, वो का जाने पीर पड़ाई। जो खेती करता है, खेत में पूंजी लगाता है, रात दिन मेहनत करता है, धूप में तपता है, कीचड़ में सड़ता है और जाड़े में छिछुरता है, उसी को एहसास होता है कि सूखा पड़ने से और बाढ़ में फसल बर्बाद होने से क्या उसको सहना पड़ता है। सुखाड़ दो तरह से आते हैं, एक है अनावृष्टि और एक है बाढ़ के उपरांत सुखाड़। मैं जिस एरिया से आता हूं, जिस क्षेत्र से, मिथिलांचल से, बिहार से, वहां बाढ़ भी आती है और बाढ़ जब चली जाती है तो उसके बाद सुखाड़ आ जाता है, क्योंकि खेत में पानी रहता नहीं, सिंचाई के कोई स्रोत नहीं, तो दोनों तरह से वो किसान मरता है। और एक है जो अनावृष्टि के कारण, इसमें भी कुछ है जो बराबर सूखाग्रस्त एरिया है और कुछ है जो चक्रानुसार होता है, 5 साल पर, 3 साल पर, 10 साल पर। इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितने दिन से हिंदुस्तान में आजाद हुआ, इतने कृषि वैज्ञानिक हुए, मैं बराबर उठाता रहा कि इसका कोई इतिहास उन्होंने नहीं बनाया कि ये चक्रानुसार जो सुखाड़ पड़ता है वो कब कब किस किस स्थिति में आती है। इसलिए कि इन्होंने इस पर चिंतन नहीं किया। हमारे जो पुराने परंपरागत थे, किसान थे, उस समय हमारे इधर एक डाक कवि थे, लोक कवि, वो कहा करते थे और किसान उससे अपनी खेती को करता था कि सावन पछवा भादो पूर्वा, आसिन बहे ईशान, कार्तिक कंत शीश ना ढोले, कहाँ का रखबा धान किसान। ये हमारे मैथिली में लोग कहते थे कि सावन महीना में पछवा बहे, भादो में पूर्वा बहे, आसिन में ईशान की हवा बहे और कार्तिक में एक हवा भी नहीं चले जिससे शीश भी ना डोले। तो इसका मतलब है कि इतना धान होगा कि किसान का घर धान से अंधन भर जाएगा। दूसरे तरफ वो कहते थे कि सावन पूर्वा भादो पछवा, सावन मास जब है पुरबैया, बेचो बरदा कीनो गैया। कि सावन महीना में अगर पूर्वा हवा बहने लगे तो बैल बेच दो, गाय कीन लो, क्योंकि तुम्हारी खेती तो होने वाली है नहीं। दूसरे हमारे वो वर्षा के बारे में कहते थे, सावन शुक्ल सप्तमी छिपके उगे भान, कहे डाक सुन डाकनी, ताबत मेघ बरसी हो जब लगी देव उत्थान। ये जो परंपरागत था, किसान अपने उस कंप्यूटर के आधार पर अपनी खेती को वो करता था। जो कृषि वैज्ञानिक लोग हुए, वो आधुनिक तंत्र आया, आधुनिक यंत्र आया, लेकिन प्राचीन मंत्र चला गया। अगर वो प्राचीन परंपरागत मंत्र रहता और आधुनिक यंत्र और तंत्र के साथ उस मंत्र का समन्वय किया जाता, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसान को कम कष्ट होता। लेकिन ये मान लिया गया कि गांव के किसान के पास में तो कोई अकल है नहीं, और किसान परिवार में से कोई मेरे जैसा प्रहलाद पटेल जी ऐसे जो लोग बैठे हैं, कई हमारे साथी, संजोग से अगर पीछे से भी बोल रही है, संजोग से अगर संसद में आ भी जाते हैं तो हम लोगों को लोग सामान्यतः आज के लोग ही समझते हैं कि ये लोग किसान परिवार से आया है, धोती कुर्ता पैजामा वाला, साधारण चेहरा उमरा वाला, ये सब क्या जानता होगा। तो हमको तो वैसे नादान समझा जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सोचे, लेकिन मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उस पर ज्योतिरादित्य जी जो व्याख्यान दे रहे थे, क्या जो समस्या हिंदुस्तान के किसान और कृषि की है वो 1.5 साल में पैदा हो गई है क्या? नरेंद्र मोदी जब गद्दी पर बैठे थे तो उस समस्याओं की गठरी लेके बैठ गए थे क्या? समस्या पैदा किया कोई, बच्चा पैदा किया कोई, भूखा रखा कोई, आज जब वो बीमार होकर मरने लगता है तो कहता है ऐसा बच्चा क्यों लाया? भाई जिसने पैदा किया वो बतावे कि क्यों पैदा किया, भूखा क्यों रखा, बीमार क्यों बनाया। तो इस लगातार आजाद भारत में हिंदुस्तान के किसानों की ऐसी हालत बना के रखी गई है। तात्कालीन उपाय भी करना है और दीर्घकालीन उपाय भी करना है। तात्कालीन उपाय में तो राहत के काम होते हैं
जो इस बार भी सुखाड़ के समय में विपत्ति आई है, तो आपदा प्रबंधन से और अन्न प्रबंधन से भारत सरकार के द्वारा कोई कमी त्रुटि नहीं रखी गई है। लेकिन मैं उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हूं, जब हम उस पढ़ते हैं उस बाढ़ के समय में और उस पीड़ा में, तो उस समय भारत सरकार का पूरा खजाना भी बांट दिया जाए तब भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में पूरा नहीं पड़ पाएगा, उसकी भी एक सीमा है। लेकिन दीर्घकालीन उपाय किया जा सकता है अगर सिंचाई का प्रबंध हो। प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना लागू किए गए हैं, वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया था। 10 वर्षों तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर ये नदियां जुड़ जाती, 1962 में डॉक्टर लोहिया थे हमारे नेता, उस समय उनके नेतृत्व में हम आंदोलन चलाते थे, बाढ़ सुखाड़ स्थायी निदान, और तब हम लोग नारा लगाते थे कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी नदी में एक बार बाढ़ नहीं आती है। कुछ नदियां नीचे रहती है तो कुछ नदियां ऊपर रहती है, और अगर सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो पानी अपने सतह को बराबर में रखना चाहता है, ये विज्ञान का नियम है। इसलिए सब नदियों में जल का स्तर बराबर हो जाएगा, एक तरफ बाढ़ से भी बचेंगे, एक तरफ सुखाड़ से भी बचेंगे। लेकिन इस वैज्ञानिक सिद्धांत को न मानते हुए मैं जिस इलाके से हूं, बड़े बड़े तटबंध बना दिए गए, और तटबंध में ऊपर से पहाड़ से मिट्टी आती गई भूक्षरण के कारण, नदी का पेट ऊंचा हो गया और दोनों तरफ का खेत नीचा हो गया। अब उस बार इन तटबंधों ने जितने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया है, उससे अधिक ही कोसी, कमला, गंडक, करे, तिलजुगा की नदियों में उससे ज्यादा हमको इस तटबंध ने नुकसान किया है। पश्चिमी कोसी नहर बना दिए गए आजाद भारत के समय से। पश्चिमी कोसी नहर का अब तक नहर खोद दी गई, उसमें जो छोटे छोटे चैनल बनाने थे बना नहीं, किसान की जमीन भी चली गई, नहर भी अधूरी पड़ी है। पानी बहता है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे यहाँ, और सारे नहर बना दिए गए हैं पूरब से पश्चिम की ओर। विपरीत दिशा में वो पानी को रोकते हैं, इसके कारण बाढ़ की समस्या हमारी बढ़ती गई है, और उसके कारण सुखाड़ भी पड़ता है। अभी सुखाड़ है तो उस कोसी नहर में अगर पानी हो तो लोग सिंचाई करके अपने खेत की सिंचाई कर ले सकते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है दीर्घकालीन उपाय में सभी मृत नदियों की खुदाई कर दी जाए। जितने नदियों के डेड बेड हैं उनको खुदाई करके फिर से चालू कर दीजिए, जिससे पानी भी आवे और उसमें जल का बहाव भी हो। जितने भी हमारे यहाँ बरसाती नदियां हैं देश में, उन सब में गुजरात के जैसे चेक डैम बना दीजिए। आखिर गुजरात में भी इतने 20,000 25,000 चेक डैम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ या नहीं? अगर वही सभी छोटी छोटी नदियों में जगह ब जगह चेक डैम बना दिया जाता, सुलिस गेट बना दिया जाता, पानी को रोक दिया जाता, जमीन से भूगर्भ जल का स्तर ऊपर आता, और किसान अपने परिश्रम से पंपिंग सेट के जरिए और साधन के जरिए खेत की सिंचाई कर लेता। जिन खेतों में सुखाड़ है उन खेतों में 12 महीना हरियाली आती, 3 फसल का उत्पादन कर ले सकता था अपने पसीना और परिश्रम से। जितने वर्षा के समय में जल संचयन है, उस पानी को रोकने का, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, नदी का पानी नदी में, ये जो हम नारा लगाते रहे इस पर अमल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूं कि जितने ये मनरेगा है या ये फूड सिक्योरिटी के नाम पर जो लूट है, भारत सरकार ये सब पैसा बंद कर दे और सब पैसा लगा के केवल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में लगा दे। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, एक योजना से एक साधे सब सधे और सब साधे जग जाए। एक इस योजना में सारे पैसे को लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। मनरेगा, मनरेगा का तो मैं सीधे अर्थ लगाता हूं, मनरेगा किसान मरेगा। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब है किसान की पूर्ण सुरक्षा। आज चले जाइए, तारिक साहब आप कह रहे थे, मैं गांव से आया हूं, किसान हूं, धान काटने के लिए मजदूर नहीं, काट के खेत में रख दिया तो उसको झांटने के लिए मजदूर नहीं। अब किसान कितना करेगा? अपने बीवी बच्चा लेके 4 आदमी 5 आदमी
मशीन है जो कर लेगा। तो आपने जितनी योजना चलाई गई उन सारी योजनाएं आजाद भारत में वो किसान विरोधी योजनाएं चलाई गई। नारा लगाया किसान का, काम हुआ किसी और का। किसान को मारो क्यों? इसलिए कि किसान मरेगा, उत्पादन कम होगा, अन्न का अभाव होगा, विदेश से मंगाएंगे और बीच में बंदर बांट करके खाएंगे। बाप बेटा दलाल, अब बैल का दाम 12 आना, ये करके हिंदुस्तान चलाएंगे। यही तो चलाते चले गए। अगर देश में किसान उत्पादन करता, अन्न का निर्यात भी होता, जो हरित क्रांति आई थी, मैं उस हरित क्रांति को अपनी आंखों से देखा है। हरित क्रांति लाने वाले में अगर कृषि वैज्ञानिकों का योगदान है तो उससे सबसे ज्यादा योगदान लघु और सीमांत किसानों का है, जिसने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कुछ आधुनिक विज्ञान, कुछ परंपरागत दोनों को जोड़ के और आधुनिक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसने उत्पादन को बढ़ाया और आत्मनिर्भरता में हिंदुस्तान को पहुंचाया। पहुंचावे किसान, आज डुगडुगी बजावे कोई, बैठ करके यहाँ बड़े बड़े अफसर, मैं उनको नहीं कहना चाहता हूं जिन्होंने न अरहर देखा, न मसूर देखा, न तिल देखा, न सोयाबीन देखा। उनके हाथ में अगर मूंगफली, उनके हाथ में अगर भिंडी का बीज दे दिया जाए, लौकी का बीज दे दिया जाए और कहा जाए खेत में लगा के बताओ तो कैसे रोपा जाएगा, तो सर को नीचे करेंगे, टांग को ऊपर करेंगे, जैसे मन होगा वैसे लगाएंगे, जो बीज लगाना नहीं जाने। बहुत इस सदन में नेता है श्रीमान, जिनके आगे गाय रख दिया जाए तो पता नहीं दूध आगे से निकलेगा कि पीछे से निकलेगा। अगर काली गाय आ जाए तो ये भी नहीं पता कि भैंस है कि गाय है, कुछ पता ही नहीं है। किसान के दर्द की बात बखानते हैं, जिन्होंने देखा नहीं वो दर्द की बात बताते हैं। इसीलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी किसान आयोग भी बनाने की बात हो रही है। मैंने पत्र भी लिखा है कि दो तरह के हैं, एक है कृषि वैज्ञानिक, एक है कृषक वैज्ञानिक। आज आवश्यकता इस देश में कृषक वैज्ञानिक की है, कृषि वैज्ञानिक की नहीं है, जो लाइब्रेरी में जाते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन उसके आगे एक्सटेंशन का प्रोग्राम नहीं है, न प्रशिक्षण है, न प्रसार है, न प्रयोग है। कभी किसान के पास में जाता नहीं, केवल वो प्रयोगशालाओं में वो अनुसंधान बंद है। बड़े बड़े किताब लिखते हैं, विदेशों में जाते हैं, सेमिनार करते हैं, 5 सितारा होटल में बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, लंच डिनर करते हैं, एक मेमोरेंडम बनाते हैं, सरकार को भेजते हैं। मैं कहता हूँ बाहर किसान पर सेमिनार करने वाले, 5 सितारा होटल में बैठने वाले, हम यहाँ पसीना से तरबतर है, तेरे सर पर एक बूंद पसीना नहीं है, ठंड गर्म में बैठे हो और किसी की समस्या का निदान करते हो। इसीलिए कृषि आयोग में कृषक वैज्ञानिकों को रखा जाए, जो जमीन को जानता है, जो सतह को पहचानता है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, आज भी किसान नेता चौधरी चरण सिंह की वह किताब इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज कॉजेज एंड क्योर, आज भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के जितने अफसर हैं उस किताब को निकाल के पढ़े, उसने समस्या को देखें, समस्या का समस्या उसका कारण, तब उसका निदान ढूंढे। समस्या का कारण पता नहीं, निदान ढूंढ रहे हैं। इसलिए उस किसान आयोग में, कभी किसान आयोग बना था, रामनिवास मिर्धा किसान आयोग के अध्यक्ष बने थे। उस समय यदीपेंद्र हुड्डा है, इनके दादाजी थे बाबू रणवीर सिंह हुड्डा, वो उसके सदस्य बने थे। किसान बना था तो किसान की दर्द की बात जानेगा। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और सदस्य बोलेंगे। मैं बिहार से आया हूं, मिथिलांचल से आया हूं, सबसे पीड़ित और प्रभावित क्षेत्र से आया हूं, बाढ़ से भी मरता हूं, सुखाड़ से भी मरता हूं, नेपाल के सीमा पर हूं, माओवादियों का भी हम पर हमला है और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर उग्रवादी तत्व हैं जो आतंकवादी, उनका भी हम पर हमला है।
हम इस सभी चक्की में पिसते रहते हैं, फिर भी हम देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं कह सकता हूं, अगर हिंदुस्तान में इस राष्ट्र के लिए पसीना बहाने वाला और फिर सीमा पर भी अपने बेटे को भेजता है, जो अपनी खून बहाता है, लाश गिराता है और सीमा की सुरक्षा करता है, जिस दिन किसान कमजोर होगा उस दिन देश की सीमा कमजोर होगी, उस दिन देश की सुरक्षा भी कमजोर होगी। इसलिए किसान मजबूत बनेगा, उसका बेटा मजबूत बनेगा, सीमा पर जाके लड़ेगा, दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। अगर देश बचाना है तो किसान को पहले बचाना है। धन्यवाद। भाई सुरेश जी, वॉकआउट करके टॉकआउट नहीं करना बेटा प्लीज। ये हाउस ठीक तरह से चले, सरकार का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, हमारा दोनों का मदद से स्पीकर सदन को ठीक तरह से चला पाएंगे।